So, welcome to the class Engineering Mechanics Lecture 1 न्यूटन सेकेंड लॉ काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। तो जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। हम न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, हम उसको यहाँ देखेंगे। फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फिर उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फिर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में और सीधा हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे आते हैं, फ्रिक्शन के बारे में हम समझते हैं फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक ए है। तो ये ब्लॉक ए पर एक पी लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो पी लोड अब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे दिया है 0.1, लेकिन ये ब्लॉक फिर भी यहाँ से मूव नहीं हो रहा है। अब उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया 0.2 न्यूटन, लेकिन ये इसके बाद भी मूव नहीं हो रहा है। फिर मैंने किया 0.3 न्यूटन, तो भी ये नहीं मूव किया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 0.4 मूव किया, 4 न्यूटन का मैंने फोर्स दिया, ये क्या किया, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया मूव करके यहाँ तक आ गया। तो ये जो 0.3999 तक यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, तो यही जो फोर्स था, ये फोर्स कुछ नहीं, फ्रिक्शन फोर्स था, जो कि रेजिस्ट कर रहा था इसको मूव होने से राइट डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे देखी आर एन लिखा हुआ है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट करता है किसी सरफेस पे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस पर अप्लाई होता है हमेशा हर वक्त। तो हमने उसे ही यहाँ पे आर एन से लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो म्यू आर एन लिखा है, इसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस पे होता है, सरफेस के टेंजेंशियल पे होता है, और हमेशा अपोजिट टू होता है किसके, लोड, जहाँ पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट होता है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पी लोड के जस्ट अपोजिट है, और हम ये टेंजेंशियल है बॉडी सरफेस के एकदम। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के बारे में समझी। तो जो फोर्स रेजिस्ट कर रहा था, वो फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा था वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स दैट रेजिस्टिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक एट स्टार्टिंग इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो फोर्स का जो नेचर क्या है वो हम देखते हैं। व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस टू ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी कोई भी दो बॉडी क्लाई करती है, एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करती है, वहां पे एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, तो नॉर्मली उनके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो दोनों का होता है। सपोज यहाँ पे ये आर बी का आर ए की तरफ होगा और आर ए का आर बी की तरफ होगा, लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ टच रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। इसका भी यहाँ पे रहेगा और इसका भी यहाँ पे रहेगा, और ये हमेशा सेम अमाउंट करेगा, सेम पॉइंट पर सेम अमाउंट करेगा। सपोज आर ए की जो वैल्यू होगी वही आर बी की भी वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए इज इक्वल टू आर बी। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो हमेशा टू कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे एक इससे है और एक बड़ा सरफेस यहाँ पे है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा टेंजेंशियल होगा डायरेक्शन में। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, टेंजेंशियल यहाँ से होते हुए जाएगा, लोड के अपोजिट रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे ये नेचर था फ्रिक्शन का। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉ जो है फ्रिक्शन का लॉ, जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे हमने जो म्यू आर एन लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी डेवलप बिटवीन टू सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पे ये बॉडी है, यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है, तो एक तो सरफेस यहाँ पे है ये वाला पार्ट, और एक सरफेस यहाँ पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा इस तरफ है, यहाँ पे जाएगा, वहाँ से रिएक्ट करेगा। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है जो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सपोज आर एन है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है पहला तो और साथ में प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ पे हटाते हैं, तो यहाँ पे हमने म्यू कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो एफ मैक्स इज नथिंग बट अब यहाँ पे हो गया है एम मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर एन। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं हमारे यहाँ पे वो दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है और एक डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम यहाँ पे म्यू ऐसे डिनोट करेंगे और डायनामिक फ्रिक्शन को यहाँ पे हम यहाँ पे म्यू के से डिनोट करेंगे। आई होप कि ये थिंग्स आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो फाई, यहाँ हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, मतलब कि जिस फ्रिक्शन जो लग रहा है वो किस एंगल पे लग रहा है उससे हम फाई कहते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट है, ये ब्लू लाइन पर यहाँ पे रेस्ट है, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सपोज यहाँ पे इसका वेट भी है कुछ, यहाँ पे साथ में लोड भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है, किसके परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा और म्यू आर एन होगा, मतलब म्यू हम लगाए हैं वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद, तो म्यू उस कोफिशिएंट को यहाँ पे डिनोट करता है, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है जो कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में नॉर्मली। तो यहाँ पे हम म्यू आर एन जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उसका उस मल्टीप्लाई करेंगे म्यू से, तो हमें वो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। तो जब भी कोई एक फोर्स इधर पड़ रहा है और एक फोर्स यहाँ पड़ रहा है तो हमेशा जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इधर पे पड़ेगा। तो जो एक एंगल बनाएगा यहाँ पे तो उसे ही हम यहाँ पे फाई बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो फाई एंगल है इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, इसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री मालूम होगा, यहाँ पे हम tan फाई लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू म्यू आर एन डिवाइडेड बाय आर एन, नॉर्मल आर एन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, इज नथिंग बट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, जब भी आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा तो आपको ये यूज आएगा, ये काम आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, यहाँ पे हम एंगल ऑफ रिपोज समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है if the inclination of the plane is gradually increases then at the particular angle of theta the block would have impending motion, the angle theta called the angle of repose। मतलब एक इंक्लिनेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंक्लिनेशन यहाँ पे है, यहाँ पे ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब एंगल हम इंक्रीज करेंगे उसका धीरे धीरे, सपोज यहाँ पे पहले इधर पे था, अब उसको हमने थोड़ा सा और ऊपर किया, फिर थोड़ा सा और ऊपर किया, तो जो एंगल है यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा सपोज यहाँ पे थीटा 1 हो गया और यहाँ पे थीटा 2 कर दिया। तो एक पर्टिकुलर एंगल आने के बाद, सपोज यहाँ पे मैं इसको थीटा 2 बोलता हूँ, अब पर्टिकुलर एंगल आने के बाद जो ब्लॉक है वो हमारा इम्पेंडिंग मोशन करने लगेगा, मतलब थोड़ा 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 मूव करने लगेगा। यहाँ पे ऐसा आएगा, थोड़ा थोड़ा रुकेगा फिर मूव होगा, फिर थोड़ा रुकेगा फिर मूव करेगा, थोड़ा रुकेगा फिर मूव करेगा। तो जो ये मोशन होता है इसे हम कहते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो ये जो इम्पेंडिंग मोशन जब करना स्टार्ट करता है जिस एंगल पर, तो वो एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ हम समझते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स 1 फोर्स 2, यहाँ पे फोर्स 3। तो यहाँ का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा समीशन ऑफ एफ, मतलब कि ओवरऑल जो फोर्स होगा वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट पे लगेगा, तो जो कुछ रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा उसे हम यहाँ पे समीशन ऑफ एफ से यहाँ पे अप्लाई किया है, F1 का, F2 का, F3 का, यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये F हो जाता है। समीशन ऑफ F इज नथिंग बट F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, और इसके बाद हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं म्यू एफ इज इक्वल समीशन ऑफ एफ जो है ये इसके बराबर होता है
किसका, मोमेंटम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हो, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त रिक्वायर्ड होगा। तो हम अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4-5 फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना होगा। बेसिक फार्मूले से आपने पहले भी पढ़े होंगे। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला, यहाँ पे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड देन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। 500 Newton crate kept on the top of the 15-degree slope surface is pushed down to the plane with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एंड म्यू एस, यानी कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5 एंड म्यू की यानी कि डायनामिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.4। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक एंड द टाइम इट विल टेक एज इट कम टू द रेस्ट। तो रेस्ट आने तक का जो टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ब्लॉक वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम चलिए सबसे पहले यहाँ पे काइनेमेटिक डायग्राम जो होता है हम उसे यहाँ पे बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एंगल है, कितना 15 दिया हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी पता है हमें 15 डिग्री। और हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसे हम सेट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर, सबसे पहले हमने देखना है। यहाँ पे एक तो जो फोर्स लगने वाला है वो यहाँ पे सीधा लगेगा, वो है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे सॉरी लोड है। किसका, क्रेट का वेट है, ये ब्लॉक का वेट है यहाँ पे। और बाकी जो लगने वाले फोर्सेस हैं, एक फोर्स यहाँ पे हमारा जो लगेगा वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम इसे यहाँ पे आर एन बोलेंगे। और दूसरा एक फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो यहाँ पे कहीं पे लगेगा। ऑलराइट, हम इसे यहाँ पे म्यू आर एन बोलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो भी रहता है म्यू ऑफ आर एन, मतलब कि जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स है उसका मल्टीप्लाई म्यू। म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक यहाँ पे है तो हमें स्टैटिक पे हमें यहाँ पे लेना रहेगा। तो जो भी हमारा आर एन आएगा हमें उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोड हमारा 500 न्यूटन है, ये यहाँ इस तरीके से पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा सरफेस है वो 15 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इसके लिए अब जो हमारा एक्सिस होगा हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करके चलेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो अब जो ये हमारा यहाँ पे लोड है, लोड को हम दो डायरेक्शन में स्प्लिट करेंगे। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये हमारा x है और ये हमारा y। ऑलराइट, ये यहाँ से हमारा दो पॉइंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा 500 का, इसे हमने जस्ट यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो एक फोर्स f डायरेक्शन में जाएगा, fx हो जाएगा, एक फोर्स y डायरेक्शन में जाएगा तो उसे fy बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम y के डायरेक्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं।
समेशन ऑफ y फोर्सेस, फोर्स इन y डायरेक्शंस, ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास पता है, हमें फॉर्मूला कहता है एफ इजिकल टू एम ए। तो समीशन ऑफ एम ए, सॉरी समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम वाई दे देते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में पॉसिबल है क्या? ये एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो एक्सेलरेशन जो है या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। ये फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर भी नहीं जा सकता, सिर्फ इधर पे मूव करेगा। कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो कौन सा डायरेक्शन होता है? वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ ए जो है एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है। तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले फोर्स देखते हैं, कितने सारे फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में लग रहे टोटल। तो हम इसको अलग कलर से हाईलाइट हाईलाइट करते हैं, लेट्स हाईलाइट इट। यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है आर एन, और एक लगेगा जो है वाई डायरेक्शन में एफ वाई। ठीक है, एक इधर लग रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और आर एन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें डायरेक्शन का भी यहाँ पे इंडिकेशन बता देना होगा कि अगर हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव बोलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आर एन लिखेंगे, उसके बाद माइनस एफ वाई। लेकिन एफ वाई की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। कैसे? यहाँ स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो एंगल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हमारा 15 डिग्री ही बनेगा, जिसकी वजह से ये जो होगा हमारा फाइव, यहाँ पे हमारा जो आ रहा था 500 का स्प्लिट हो रहा है ये, तो 500 न्यूटन का यहाँ पे डिवीजन होगा, तो 500 न्यूटन इंटू कॉस 15, और यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा 500 न्यूटन साइन 15। ऑलराइट, यहाँ पे हमें लिखना होगा 500 कॉस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो एन यानी कि जो न्यूटन है, आर एन है, जो हमें रिजल्टेंट, सॉरी आर एन यानी कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो हमें मिल जाएगा वैल्यू, जिसका वैल्यू हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करके देखो आपको क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मिली है 482.96, 482.96 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें फाइंड आउट कर लिया। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे कलर से। हमें ये आर एन की वैल्यू मिल गई। अब हमें आर एन मिल गया है, हमें दूसरा फाइंड आउट करना होगा। क्या? हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हमें एफ वाई हमने पहले फाइंड आउट किया, तो एफ वाई जैसे हम फाइंड आउट किया वैसे सिमिलरली हमें एफ एक्स भी फाइंड आउट करना होगा, एम ए इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे कुछ एक्स में तो होगा ऑफकोर्स। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्सेस हैं। हम इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ये एफ एक्स हो गया, और एक म्यू आर एन हो गया। हमारे पास ये दो फोर्स है, यहाँ पे ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें इंडिकेट करना होगा कि हमारा जो ये डायरेक्शन का फोर्स है वो हमारा होगा पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन का जो फोर्स है वो हमारा होगा नेगेटिव। इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो हम पॉजिटिव पहले लिख लेंगे, 500 साइन 15 माइनस म्यू आर एन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे ए अंडरस्टूड है कि एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है।
तो अब यहाँ पे हम म्यू के वैल्यू हमें पता है, म्यू का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे देखा है कि स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। म्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम एक बार सारे गिवन डाटा लिख के ले लेते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू सॉरी म्यू के, यहाँ पे मोशन में है तो म्यू की हम लोग यूज़ करें 0.4, और हमारा जो वेट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मास है दिया हुआ है 500 न्यूटन मास दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे हमारे पास डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, और 15 डिग्री वहाँ पे स्लोप का डाटा दिया था। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 500 साइन 15, म्यू हमारे पास पता है 0.4, आर एन हमें फाइंड आउट कर लिया है, आर एन हमें मिल गया है, हम लोग इसे लिख लेंगे 482.96 इज इक्वल टू मास हमारा 500 है, लेकिन हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 9.81 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। आप एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो आपको क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे मुझे सॉल्व करने के बाद इसको मिल रहा है जो वैल्यू हमारे पास -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक हमें दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गया है जो हमें फाइंड आउट करना था। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा दिया हुआ चीज जो पूछा है क्वेश्चन में, यानी कि डिस्टेंस और टाइम। तो अब हमारा जो मेन फॉर्मूला आएगा काम में, कौन सा फॉर्मूला हमारा जो था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड एक दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमें यहाँ पे s की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रख लेना है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे दी हुई है कितना, 20, सॉरी हाँ, फाइनल वेलोसिटी v यानी हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ऑलराइट, तो u फाइनल वेलोसिटी हमेशा मतलब रेस्ट, मतलब वो जो हमारा डायग्राम बनाया हमने, ये जब यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लेगा तो फाइनली वो जाके एक पोजीशन आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं। जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20 था, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, अब इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था -1.25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिख देना है -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हमें s फाइंड आउट करना है, तो s यहाँ पे हमें मिल जाएगा, आप जब फाइंड आउट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा 160 मीटर। ऑलराइट, हमें यहाँ पे s मिल गया। सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पे v इस वाले फॉर्मूले में हम यूज करेंगे। हमारा जो v है 0 है, इज इक्वल टू यू हमें पता है 20 है, और प्लस हमारा एक्सेलरेशन पता है 1.25 है, इंटू टी करेंगे, और इसको हम सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो t का वैल्यू है वो क्या है। वो हमारा t का वैल्यू है 16 सेकेंड। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, हमें जो जो वैल्यू चाहिए थी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर रहेगा। अभी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था इसे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इससे लेवल हाई होगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।